हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो वेलकम बैक टू सीए मास्टर जी। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ई इनवॉइसिंग एंड ई वे बिल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ई इनवॉइसिंग जो है ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट है। ये लाया गया है कि हमको जो इनवॉइसेस होते हैं, जो भी सेलर है जो बिल काटेगा, तो उसको एक पोर्टल पर, एक कॉमन जीएसटी पोर्टल है, उस पर उसको अपलोड करेगा, उसका आईआरएन जनरेट करेगा, जिसको ई इनवॉइसिंग बोलते हैं। ये क्यों किया गया? ताकि जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि टैक्स का जो इवेशन होता है, बिना गवर्नमेंट को बताए मटेरियल भेज दिया विदाउट बिल के, या बिल बाद में कैंसिल कर दिया, उसको बचाने के लिए, उसको कम करने के लिए ई इनवॉइसिंग कॉन्सेप्ट को लाया गया। तो ई इनवॉइसिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो बी टू बी इनवॉइसेस होते हैं, बी टू बी का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, ये भी रजिस्टर्ड है जीएसटी में, ये भी रजिस्टर्ड है जीएसटी में। वो ऑथेंटिकेट किए जाते हैं कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली ऑथेंटिकेट किए जाते हैं बाय जीएसटी के द्वारा फॉर फर्दर यूज के लिए ऑन कॉमन जीएसटी पोर्टल, यानी कि ई इनवॉइसिंग से ही, पोर्टल से ही डेटा उठ के जीएसटी में भी आ सकता है। इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? वो टैक्स पेयर जिनका जो एग्रीगेट टर्नओवर होगा वो 10 करोड़ से ऊपर हो। ये पहले था फाइनेंशियल ईयर 17-18 से, अब ये 1 अगस्त 2023 से 5 करोड़ से ऊपर भी अगर आपका टर्नओवर है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। अब कितना हो गया? 5 करोड़ हो गया, 5 करोड़। क्या क्या ट्रांजेक्शन कवर होती है ई इनवॉइसिंग के अंदर? बी टू बी की ट्रांजेक्शन, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बी टू बी के बीच में, एक्सपोर्ट विद और विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, फिर उनका डेबिट और क्रेडिट नोट। तो ये सारी ट्रांजेक्शन आपकी ई इनवॉइसिंग में कवर होती है। क्या क्या कवर नहीं होता इसके अंदर? जीटीए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, जो जीटीए इनवॉइसेस काटता है वो इनवॉइस कवर नहीं होगा, सर्विस का वैसे भी। मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पर जो टिकट्स दिए जाते हैं सिनेमा के अंदर, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, बहुत छोटे छोटे टिकट होते हैं, उसकी इनवॉइसिंग नहीं हो सकती। इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, तो इन सबको ई इनवॉइसिंग से एग्जाम्पशन दिया गया है, इनके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। जीटीए के ऊपर, मल्टीपल स्क्रीन के ऊपर, इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपने ई इनवॉइसिंग जनरेट नहीं किया तो क्या नॉन कंप्लायंस होगा? पेनल्टी लगेगी। नॉन यूजर इनवॉइस 100% ऑफ द टैक्स ड्यू, या 10,000 विच एवर इज हायर। जितना टैक्स का इवेशन हुआ 100% ऑफ टैक्स या 10,000, जो भी हायर होगा वो पेनल्टी लग जाएगी। अगर इनकरेक्ट इनवॉइसिंग की है, इनवॉइस काटा लेकिन कम का काटा, अंडर इनवॉइसिंग की, तो 25,000 की पेनल्टी। कितने की है? 25,000 की है। तो नॉन यूजर्स के लिए 100% ऑफ टैक्स और 10,000, इनकरेक्ट के लिए 25,000 है। ये किसकी थी? ये सेलर के लिए थी। अब बायर की बात करूं तो बायर को उसके बेटा आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि जो इनवॉइस होगा विदाउट आईआरएन इनवैलिड माना जाएगा और उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। टाइम लिमिट क्या होती है इनवॉइस जनरेट करने की? 7 दिन के अंदर, मतलब इशू इनवॉइस की डेट से 7 दिन के अंदर अंदर आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, आईआरएन अपलोड करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट चाहे तो इस डेट को नोटिफाई करके कम या ज्यादा भी कर सकती है। तो ये था बेटा हमारा ई इनवॉइस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ई वे बिल। ई इनवॉइस के जैसा एक कॉन्सेप्ट है ई वे बिल। ई वे बिल जो होता है वो गुड्स के मूवमेंट के केस में लगता है। जब आप गुड्स को मूवमेंट कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को भेज रहे हो, उसके लिए ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है और इसका गवर्नमेंट का एक सेपरेट पोर्टल होता है, ई वे बिल पोर्टल, वहां पे आप इसको जनरेट कर सकते हो। कब जनरेट करना होता है? ये जनरेट करना होगा व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स इन ए व्हीकल और कन्वेंस फॉर वैल्यू मोर देन 50,000, यानी गुड्स आपका व्हीकल में जा रहा है, कन्वेंस में जा रहा है और 50,000 से ऊपर की वैल्यू है। कितने की? 50,000 से ऊपर की वैल्यू है, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। ये 50,000 की वैल्यू एक इनवॉइस की भी हो सकती है और एग्रीगेट की भी हो सकती है, यानी कि एक गाड़ी में अगर 4 इनवॉइस जा रहे हैं तो उन चारों का मिला के भी अगर 50,000 से ऊपर है तो भी आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। कब कब? सप्लाई के केस में, अगर आपकी सेल, ट्रांसफर, बाटा चेंज हुआ हो, या फिर अदर देन सप्लाई, जॉब वर्क एग्जीबिशन के केस में भी जनरेट होगा ई वे बिल। या फिर आपने कोई सप्लाई ली है फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन से, दूसरे स्टेट से आ रही है, तो उस केस में भी आपका ई वे बिल जनरेट करना होगा। यह एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अगर इंटर जॉब वर्कर है, यानी कि मैं अपने किसी जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहा हूँ या जॉब वर्कर मुझे भेज रहा है जो दूसरे स्टेट का है, तो उस केस में ई वे बिल मैंडेटरी है। 50,000 की लिमिट को भी इग्नोर किया जाएगा इंटर स्टेट मूवमेंट के केस में। यानी कि अगर जॉब वर्कर एक स्टेट में है, प्रिंसिपल दूसरे स्टेट में है, तो चाहे 1 रुपए की वैल्यू क्यों ना हो, ई वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा।
इंटर स्टेट के केस में तो 50,000 की वैल्यू है। इंटर स्टेट में हो सकता है कि हर एक स्टेट की थोड़ी बहुत पॉलिसी डिफरेंट हो, कुछ स्टेट में 1 लाख भी है, कुछ स्टेट में ये मे भी 2 लाख भी हो सकता है। अच्छा, अब ई बिल की एक वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी का मतलब है जितना डिस्टेंस रहेगा, जब तक वो वैलिड रहेगा तब तक वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए एलिजिबल है। जैसे उसकी वैलिडिटी खत्म होगी, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो वैलिडिटी है, हर 200 किलोमीटर के लिए, एवरी 200 किलोमीटर के लिए 1 दिन की वैलिडिटी होती है। तो मान लीजिए मैं यहाँ दिल्ली से अगर अपना गुड्स, मान लीजिए मैं राजस्थान भेजता हूँ और उसका डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, तो मुझे कितने दिन की वैलिडिटी मिलेगी? 200 के लिए 1 है, तो 200 दूनी 400 के लिए 2 हो गई, तो उसका पार्ट बचा 100 किलोमीटर, उसके लिए 1 दिन और मिल जाएगा, यानी कि 3 दिन की मुझे वैलिडिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर ओवर डायमेंशन कार्गो, जो हैवी कार्गो होते हैं, उसके लिए 20 किलोमीटर पर डे के हिसाब से वैलिडिटी होती है। अब ईवी बिल जनरेट किसको करना है? एक तो रजिस्टर्ड पर्सन को जनरेट करना है, जो मूवमेंट, जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है। लेकिन अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो जो रिसिपेंट है, जो उसको रिसीव करने वाला है, बायर है, उसको जनरेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मान लीजिए ना तो सप्लायर ने किया ना रिसिपेंट ने किया, तो फिर ट्रांसपोर्टर के ऊपर लायबिलिटी की। कोई भी ट्रांसपोर्टर जो बाय रोड, एयर, रेल से लेके जा रहा है गुड्स को, उसको ई बिल जनरेट करना पड़ेगा, अगर सप्लायर ने और रिसिपेंट ने इसको जनरेट नहीं किया है तो। अब इसके अंदर डिटेल क्या क्या जाती है बेटा? तो पार्ट ए के अंदर इनवॉइस से रिलेटेड सारी डिटेल जाती है। सप्लायर, रिसिपेंट का जीएसटी नंबर, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या है, इनवॉइस नंबर या चालान नंबर क्या है, गुड्स की वैल्यू कितनी है, उनका एचएसएन कोड क्या है, रीजन मतलब सप्लाई है, जॉब वर्क है, क्या है, क्यों ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कितना है, ये सारी चीजें पार्ट ए के अंदर डालनी होती है। पार्ट बी जो होता है वो ट्रांसपोर्टर जनरेट करता है। मान लीजिए अगर आपके पास व्हीकल नंबर आपको नहीं पता, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर क्या होता है, मटेरियल गुड्स में जाता है, ट्रांसपोर्टर तो गाड़ी लगी नहीं, लेकिन उससे पहले उनको बिल जनरेट करना पड़ता है, तो उस टाइम उनको गाड़ी नंबर नहीं पता, तो उस केस में पार्ट बी जो होगा वो व्हीकल नंबर, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर, वो ट्रांसपोर्टर बाद में अपडेट कर सकता है। और अगर किसी ट्रांसपोर्टर ने, किसी दूसरी पार्टी ने आपके जीएसटी नंबर पे कोई ई बिल जनरेट किया है, तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा उसका एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन 72 आवर्स के अंदर अंदर, यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर आप उस ई बिल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। अगर आपने एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं किया तो ये एक्सेप्टेड एज्यूम किया जाता है कि आपने उस ई बिल को एक्सेप्ट कर लिया है, वो गुड्स आपके यहाँ मूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट बेटा आता है कि जो एचएसएन कोड मेंशन करना होता है ई बिल के अंदर भी, इनवॉइस के ऊपर भी, वो कितना करना चाहिए? तो B2B ट्रांजेक्शन के केस में तो ये मैंडेटरी है। B2C ट्रांजेक्शन के केस में अगर आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है पिछले फाइनेंशियल ईयर का वो 5 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको एचएसएन कोड मेंशन करना होगा। कितने डिजिट मेंशन करने होंगे? अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो 4 डिजिट, यानी कि 4 डिजिट तो मैंडेटरी है। 5 करोड़ से ऊपर 6 डिजिट। एक्सपोर्ट के केस में गुड्स में 8 डिजिट का होता है, सर्विस केस में 6 डिजिट का होता है, तो मैं आगे चलता हूँ कि 8 डिजिट का मेंशन कर दो, वो ज्यादा बेटर है। नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी कितनी है? 25,000 रुपए है। सीजीएसटी, एजीएसटी में और आईजीएसटी में 50,000 रुपए है। तो ये हो गया हमारे बेटा ई इनवॉइस, ई वे बिल एंड एचएसएन कोड का रिक्वायरमेंट। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। कोई क्वेरी हो या आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट